नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बीजेपी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल जिस तरीके से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को जिस तरीके से निशाना बनाया। अब इसमें फैक्ट्स पे अगर हम जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को एक्सपोज किया है, निशाने पर लेने का काम नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लंबे समय तक कुछ मीडिया का एक खास वर्ग या राजनीतिक विश्लेषक वो लगातार ये सोच रहे थे कि आखिर कांग्रेस पार्टी और उसकी जो आईटी सेल जिस तरीके से अपने जितने भी जो ट्वीट वगैरह है या जो भी चीजें वो सोशल मीडिया पे वायरल कर रही है उसमें इतनी आक्रामकता क्यों दिखा रही है। और उसकी जो आक्रामकता थी उसके अगर भाषा शैली की बात करें तो निहायती जो है वो निंदनीय भाषा शैली। लेकिन उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही थी और इसलिए कई वीडियो में मैं भी जिक्र कर चुका हूं कि इस आईटी सेल जो है वो अमित मालवीय को हटाकर किसी और व्यक्ति को दे देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इसके लिए संबित पात्रा से उपयुक्त कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। और जब संबित पात्रा प्रवक्ता थे तब भी ये चीजें हमने देखी थी और कल भी मोर्चा जो है वो संबित पात्रा ने ही संभाला। अब इसके पीछे की कहानी अगर हम समझें तो कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले व्यक्तिगत तौर पे आपने देखा होगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास के मॉडल पे आपने देखा होगा, विकास कब पैदा होगा, विकास पैदा हुआ या नहीं हुआ, इस तरीके के तंज कसकर जो है वो घेरती हुई नजर आती थी। लेकिन पिछले 2-3 साल में, और जब से मैं बात कर रहा हूं, जब से सुप्रिया श्रीनेत को कांग्रेस की आईटी सेल की कमान दी है तब से कांग्रेस के आप जो है वो आईटी सेल के जितने भी जो सोशल मीडिया पे वायरल चीजें हैं आप उठा के देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी जाती है। गालियां इन द सेंस उस तरह की गालियों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। और सुप्रिया श्रीनेत, वैसे अगर मैं मानता हूं कि मेरे हिसाब से जहां तक मेरा आकलन है, कांग्रेस पार्टी को डुबोने में अगर किसी व्यक्ति विशेष की मैं बात कर रहा हूं, अगर किसी का हाथ है मणिशंकर अय्यर की तरह तो इस वक्त है सुप्रिया श्रीनेत। और सुप्रिया श्रीनेत ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने ट्वीट के जरिए या फिर जो है वो सोशल मीडिया के जरिए, आपने देखा होगा जब भी वो मीडिया चैनल के ऊपर आती है तो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती है। संबित पात्रा को ही देख लो, उसके लिए गोबर पात्रा, नरेंद्र मोदी के लिए कुछ अलग शब्द, गौरव भाटिया के लिए जो है वो अलग इस्तेमाल करते हैं। और मजबूरीवश दूसरी पार्टी के प्रवक्ता बोल नहीं पाते क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत को अगर हम देखें तो महिला का एक टैग लगा हुआ है जो कि टैग जो है वो महिला का नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उसका अगर आप कैरेक्टर देखोगे, मैं कैरेक्टर की बात उस तरीके से नहीं कर रहा जिस तरीके से अगर आप समझ सकते हो मैं बात कर रहा हूं, जिस तरीके से उसकी भाषा शैली है उसके हिसाब से अगर हम उसकी जो तुलना है वो सुपर्णखा से करें तो वो उससे कम नहीं है। और सुपर्णखा की एक जो गलत हरकत थी आपने देखा, उस हरकत का खामियाजा जो है वो लंका तक को भुगतना पड़ा था। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो लंका है उसको डुबोने के लिए सुप्रिया श्रीनेत ही काफी है। अब मामला इसलिए क्योंकि जिस तरीके से मोदी और अडानी को लेकर मोडानी एक जो है, आप देखना आधा जो चित्र है वो मोदी का है और आधा अडानी का और हम एक है। ये सुप्रिया श्रीनेत की आईटी सेल का ही कमाल है। और उसके बाद में अक्सर जो है वो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे नजर आती थी इस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कंगना रनौत को लेकर मंडी का भाव पूछना, लेकिन वो महिला थी इसलिए मुद्दा जो है वो काम कर गया। लेकिन जहां अडानी की बात आती है तो चाहे आप अंबानी की बात करिए चाहे अडानी की बात करिए, अडानी के अगर आप फैक्ट्स को देखोगे, ये मैं मेरे व्यक्तिगत तौर से अब जो है वो आपके कुछ फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, तो आप 2014 से पहले
2013 के आप फैक्ट्स उठा के देखिए, 2009 के फैक्ट्स उठा के देखिए कि अडानी ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक पोर्ट खरीद लिया, पर्टिकुलर किसी देश का नाम लेके जो है वो अडानी ने वहां पर इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया। आपको तमाम तरह के, चाहे वो न्यूज़पेपर हो चाहे मीडिया चैनल की, आपकी बाइट्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या उद्योगपति जो है वो कमजोर होते हैं या मजबूत होते हैं? तो अगर वैसे देखें तो पैसा जो है वो पावर है, और किसी भी सरकार में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे फिर जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या किसी और पार्टी की सरकार रही हो, उद्योगपति जो है, कहते हैं कि उद्योगपति ही इस देश को या सरकार को चलाते हैं, और इसमें जो है वो कहना कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की धुरी जो है वो इसी के आसपास घूमती है। तो अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे देश का उद्योगपति अगर दूसरे देशों में अपना कुछ एनर्जी, पावर एनर्जी प्लांट या कुछ जो है वो पोर्ट खरीदता है, तो मुझे लगता है कि इसमें जो है वो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि ये तो अच्छी बात है। आपने देखा अभी डोनाल्ड ट्रंप, उसके हर प्रचार के दौरान एलन मस्क को साथ घूमते हुए देखा गया, तो हम तो उस तरीके की बात ही नहीं कर रहे। तो क्या अब सवाल ये उठता है कि क्या अडानी को मोदी ने ही उठाया है? और जब अडानी जो है वो इतना पावरफुल है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो जो भी प्रोजेक्ट है उनमें टेंडर तो वो कंपनी डालेगी ही डालेगी। अब उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार को आप देख लीजिए, जब राहुल गांधी निशाना बनाते हैं तो राहुल गांधी ये क्यों भूल जाते हैं कि अशोक गहलोत जिस स्टेज के ऊपर बैठ के अडानी के साथ जो है वो गुफ्तगू करते हैं, 65,000 करोड़ का एक एमओयू साइन करते हैं और हजारों एकड़ जमीन जो है वो अडानी को लीज पे दे देते हैं। इसके अलावा रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने जिस तरीके से विदेशी धरती पर 12,000 करोड़ का एक एमओयू साइन किया, और उस एमओयू के साथ में इस वक्त आपने देखा होगा बड़े दबाव के बाद में जिस स्किल इंडिया यूनिवर्सिटी की शुरुआत करने की कोशिश की, उसके लिए 100 करोड़ का जो है वो दान राशि चेक के थ्रू ली और अब उसको वापस भी लौटाया। वो तो दबाव का ही उसका एक जो है वो हिस्सा था। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार, आप 2014 से पहले के आप फैक्ट्स चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अडानी जो है वो उस वक्त क्या थे और आज के अगर आप चेक करोगे तो इस वक्त के क्या है। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करना और उसके पीछे जिस तरीके के फैक्ट्स मिलना, ये भी एक बड़ी जो है वो स्वाभाविक सी बात है कि इसको जो है वो समझने और जानने की जरूरत है। और संबित पात्रा ने जो है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरोप नहीं लगाया, उसने राहुल गांधी को एक्सपोज किया है। और राहुल गांधी कहें या कांग्रेस पार्टी कहें, इस वक्त जिस तरीके से देश के लिए या देश के हितों की सुरक्षा के लिए जिस तरीके से घातक साबित हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं उस खबर से। क्योंकि मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि जितने भी जो इस वक्त जो है आंदोलन जो है वो प्लांट किए गए हैं, वो सारे कांग्रेस की देन है। और उस लिस्ट में मैंने जो है वो दीपेंद्र हुड्डा को लेके, आप वीडियो चेक करिए हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, तब मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से किसान आंदोलन में दीपेंद्र हुड्डा की जो है वो प्रमुख भूमिका रही है। फिर चाहे वो जो है वो आंदोलनकारियों से मिलना हो, फिर उनका विदेशी दौरा हो, सेम पित्रोदा से मुलाकात हो, और वो तमाम तरह की चीजें। तो इसी कड़ी में संबित पात्रा ने जो नई चीजें जो इसमें जो निकाली है वो वाकई जो है वो काबिले तारीफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये जो है वो पहले करना चाहिए था, कम से कम 3 साल पहले। जिस वक्त कांग्रेस पार्टी इस तरीके के दुष्प्रचार पर उतर आई थी, उस वक्त जो है वो ये करने की जरूरत थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल जो है वो कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल का जवाब ही नहीं दे पाई। और अब तक जो है वो कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल जो है वो भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन कल से मुझे लगता है कि अब शायद कांग्रेस के आईटी सेल को समझ में आ गया होगा कि बात जो है वो अब आगे जा चुकी है। और अडानी का एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि राहुल गांधी का साथ जो है वो जनता दे ही नहीं रही है। जनता को जो है वो सब कुछ समझ में आ रहा है। और ऐसी कड़ी में संबित पात्रा ने जो फैक्ट्स रखे, अगर आप उन फैक्ट्स की जांच करोगे तो वाकई में जो है वो उनमें 100% सत्यता नजर आती है। आप चेक करिए, और उनमें से जो प्रमुखतया से जो फैक्ट्स मैंने निकाले हैं वो फैक्ट्स है जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकाली गई थी क्योंकि राहुल गांधी को किसी ने यह राय दी थी कि अगर आप संघर्ष करते हुए दिखोगे तो आप जो है वो राजनीति में बने रहोगे।
और उसमें जो है वो सलील सेठी जो है वो एक दिन जो है वो नजर आते हैं, और सलील सेठी जॉर्ज सोरोस का जो फाउंडेशन है उसके वाइस प्रेसिडेंट है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के। और जॉर्ज सोरोस वही व्यक्ति है जो 2018 के बाद से गौर मोदी विरोधियों में जो है वो काउंट होता है, और 2019 में उसने एक ट्वीट किया था कि भारत जो है वो अब तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। अब इसके बाद में और उसके जो है वो आप देखोगे खुले तौर से वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भारत सरकार को गिराने के लिए अगर उनको जो है वो करोड़ों रुपए अरबों रुपए भी खर्च करना पड़े तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। और फिर उसके बाद में जो है वो विदेश यात्रा के दौरान ओसीसीआरपी के जर्नलिस्ट, और ये वही ओसीसीआरपी है जिसकी फंडिंग जो है वो जॉर्ज सोरोस करता है, उसके फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। और ये जो है वो जर्नलिस्ट है बांग्लादेशी मुस्तफुल फजल अंसारी, और ये भी जो है वो भारत सरकार के घोर विरोधी है। मोदी विरोधी तो है ही, ये भारत के भी घोर विरोधी है। और उनके साथ जो है वो राहुल गांधी का सेल्फी लेना और उस फोटो का वायरल होना, तो उससे आप अंदाजा लगाइए जब ऐसे लोगों से मुलाकात होगी तो वो विदेशी धरती पर जाकर भारत के लिए कोई अच्छी बात बोलेगा, ये तो जो है वो समझ से परे है। और फिर उसके बाद में आनंद मंगलाने, ये एक नाम और है, और आनंद मंगलाने जो है ये भी कांग्रेसी है, ओसीसीआरपी का जर्नलिस्ट है, और इसके ऊपर भी जो है वो बड़े आरोप है कि शर्जील इमाम, आपको पता होगा शाहीन बाग, और उस वक्त उस प्रोटेस्ट के लिए और सब कुछ करने के लिए चाइना से जो है वो फंड लेकर उसकी फंडिंग करना, इसका पूरा जो काम है वो आनंद मंगलाने को जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इशारा करती है कि राहुल गांधी इस वक्त सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उसमें इलाना उमर, आपने देखा होगा हरियाणा के जो चुनाव थे, क्योंकि राहुल गांधी को यह लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद में कि हरियाणा तो वो आराम से जीत ही लेंगे, और हरियाणा को जीतने के लिए और उसके बाद की जो प्लानिंग थी उसका भी जो है वो विदेशी धरती के कैसे इस्तेमाल किया उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं कहता हूं आपको, आप पिछले साल का रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अक्टूबर से 16 अक्टूबर को दीपेंद्र हुड्डा की एक प्रोफेशनल आंदोलनकारी जो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है उससे मुलाकात होती है। 24 अक्टूबर को जो है वो एक घोषणा होती है किसान आंदोलन के लिए। 30 अक्टूबर को दीपेंद्र हुड्डा अमेरिका के दौरे पे जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो सेम पित्रोदा से मुलाकात होती है, फिर वो वापस लौटते हैं, और उसके बाद में किसान आंदोलन 2 की एक श्रृंखलावार जो है वो ट्वीट होना शुरू हो जाते हैं। और फिर आप उसमें थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको पता होगा जिस तरीके से चंडीगढ़ में किसानों ने जो है वो डेरा डाला था, और उसके बाद में आपको पता होगा 13 सूत्रीय एक मांग जो है वो शर्तें केंद्र सरकार के सामने रखी थी। अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री तत्कालीन उस वक्त के, और पीयूष गोयल वो चंडीगढ़ उस वार्ता में पहुंचे थे, और खबर यह थी कि 10 मांगे जो है वो सरकार ने स्वीकार कर ली थी। 3 मांगों पे जो है वो बात नहीं बनी थी, लेकिन उसके ही अगले दिन जो पंडेर और डल्लेवाल जो इसको किसान आंदोलन को लीड कर रहे थे उसकी मुलाकात उसी आंदोलनकारी से होती है, और उसके बाद सारा खेल जो है वो आपको पता होगा हरियाणा और पंजाब की शंभू बॉर्डर पे आ जाता है। और जिस तरीके से उस पे 6 महीने पहले से लोगों ने जो है वो ट्रैक्टर वगैरह मशीनें वगैरह जिस तरीके से मॉडिफाई की, तो आप समझ सकते हो कि दिल्ली में क्या करने का इरादा था। 26 जनवरी सारा वाकया जो है वो पूरे देश ने देखा था, और यही एक जो है उसकी प्लानिंग थी कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो उस आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी। उसका फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को होगा हरियाणा के चुनाव में। और आप जरा सोच के देखिए, अगर हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दे देती, एक बार की कल्पना करके देखिए, तो मुझे लगता है कि खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर ये दोनों खोल दिए जाते। क्योंकि आम आदमी पार्टी वो तो शुरू से ही यही चाहती है। ये अलग बात है कि इस वक्त ये किसान आंदोलन आम आदमी पार्टी के भी गले की हड्डी बन गया। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी और हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा सेंटर पॉइंट था, उसके बाद केजरीवाल की सरकार है और दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली को आप मान के चलिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ ठीक उसी तरीके का एक प्रयास होता अगर हरियाणा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकल जाती, हाथ से चली जाती, और ये सारे बॉर्डर जो है वो खोल दिए जाते हैं। किसान जो है वो दिल्ली के चारों तरफ पहुंच जाते हैं, और जहां किसान की हम बात कर रहे हैं तो इनको तथाकथित किसान कहना चाहिए, क्योंकि किसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में ही नहीं,
जहाँ पे राकेश टिकैत आता है उसी एरिया में किसान नहीं है। किसान जो है वो और भी राज्यों में है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती तो फिर क्या होता? तो क्या बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्तापलट हुआ, क्या उसी तरीके की जो है वो कहानी दोहराने की थी? और ये हो सकता था जिस तरीके से इन घटनाओं का जो है वो एक सिलसिलेवार फैक्ट्स के साथ जो है वो ये प्रमाण मिलता है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ट्रक में जो है वो खलासी बनते हुए नजर आते हैं और उसके 2 या 3 दिन के बाद में ही, अगले ही 3 दिन बाद में जिस तरीके से पूरा देश जो है वो ट्रक यूनियन की हड़ताल देखता है। और फिर पिछले 3 साल का जब आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखते हैं, हम बात करते हैं पेगासस की। किस तरीके से संसद के सत्र के साथ जो है वो पेगासस का मामला आता है। फार्मर्स के लिए एक रिपोर्ट आती है, उसके फिर अगले सेशन में जो है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है। 60 से 70 दिन तक जिस मणिपुर के वीडियो को दबाया जाता है, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उस वीडियो को संसद सत्र से एक दिन पहले, जब संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू होने वाला था 2023 को, तो आखिर उसको 19 जुलाई को ही वायरल करने से क्या मतलब था? और फिर इस सत्र से पहले एक बार फिर जो है वो अडानी को टारगेट करना। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी चूक कर दी। आज जो एक्सपोज कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसको 3 साल पहले ही जो है वो एक्सपोज कर देना चाहिए था। तो आज मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की जिस तरीके से भूमिका नजर आती है, वो इतनी हिम्मत कर पाते कि इस तरीके से भारत के विरोध में उतर आते। और भारत का विरोध में इसलिए कहता हूं, जो भारत विरोधी लोगों के साथ मिलकर जो है वो अपनी राजनीतिक गोटियां खेलते हैं, तो आप उसको भारत विरोधी ही कहोगे। आप ये नहीं कह सकते कि वो राष्ट्रवादी है। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि ये वही लोग हैं जो बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेके जो है वो सवाल उठाते थे, सर्जिकल एयर स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाते थे सेना के ऊपर। क्यों? क्या मजबूरी थी कि सेना के ऊपर भी जो है वो सवाल उठाया जाए? तो इसलिए मैं कहता हूं, इन लोगों की जो मानसिकता है उसको समझने वाली बात है। और इस मानसिकता पे मेरे हिसाब से जो है, मेरा आकलन ये कहता है कि आईटी सेल, भले ही संबित पात्रा जो है वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन गए हो, लेकिन संबित पात्रा को जो है वो आईटी सेल की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। और अगर संबित पात्रा आईटी सेल की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो मान के चलिए, सुप्रिया सिन्हा जैसे जो आईटी सेल के हेड बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, ये हमेशा के लिए परमानेंट जो है वो मूर्छित हो जाएंगे। इनको कभी होश आने वाला नहीं होगा, क्योंकि इनको इन्हीं की भाषा में जो है वो जवाब दिया जाएगा। और जब तक इन लोगों को इनकी भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक ये इस तरीके की जो है वो हरकतें सोशल मीडिया के सहारे जो है वो करते रहेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।